हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है यायावर साम्राज्य, जो कि मंगोल साम्राज्य के बारे में है। आज हम देखेंगे इन साम्राज्य के जो संस्थापक है चंगेज़ खान, उनकी जीवनी तथा उनके आगे का उनका जो वंश है वो सब आज हम देखेंगे। तो चंगेज़ खान का जीवन वृत्त हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो बचपन का नाम है या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। इसके पिता का नाम येसुजेई था और ये कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोर्जिगिद कुल से संबंधित था। तो इसका कुल, इसके पिता का नाम, पिता का कबीला, बचपन का नाम, सारे एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके पिता की अल्पायु में हत्या कर दी गई थी और इसकी माता ओलुन ईके, माता का नाम कई बार एलन ईके इस तरह से भी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो माता ने तेमुजिन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण करके उसे दास बना लिया गया। उसकी पत्नी बोर्टे, उसकी पत्नी का नाम भी याद रखना हमें, बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। तो विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोगुर्चु उसका प्रथम मित्र था। कई बार प्रथम मित्र का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो बोगुर्चु इसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई था आंडा या जम्मू का, वो भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तो इसके मित्रों में बोगुर्चु और उसका भाई आंडा या जमुका का नाम आता है। तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक और पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। तो हर एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ओंग खान है वो कौन था, तो ये तेमुजिन का या फिर चंगेज़ खान का जो है पिता के सगे भाई थे और कैराइट लोगों का ये शासक था और जम्मू का उसका पुराना मित्र था और लास्ट में जाके उसका शत्रु बन गया था। 1180 और 90 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जम्मू का जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। और जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा और इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार, कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। तो जो उसका सगा भाई है उसी ने जो तेमुजिन के पिता की हत्या कर दी थी, जो कि ओंग खान है। पहले तो इसने इसके सहारे खुद मजबूत बना, फिर इसी को मार डाला। तो 1203 में युद्ध छेड़ा और 1206 के अंदर शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्रों की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा और उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और चंगेज़ खान समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1206 में जाके इसको समुद्री खान, सार्वभौमिक शासक या फिर महानायक मंगोलों का घोषित किया जाता है और जो कुरिलताई है मंगोल सभा, उसके अंदर इसको 1206 में जाके मान्यता मिलती है। तो 1206 में कुरिलताई से मान्यता मिलने के पूर्व चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई थी। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करनी थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सीसिया लोग और जर्चेन लोगों के चिन राजवंश, जो पेकिंग से उत्तरी चीन के क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और शुंग राजवंश, जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। तो यानी उत्तर पश्चिमी तिब्बती चीन, जिसमें सीसिया लोग रहते थे, सिया वंश था वहाँ पे, और जर्चन लोग, जो जर्चेन लोग थे, ये चिन राजवंश था यहाँ पे, और ये जो है उत्तरी चीन था, जो
पेकिंग से उत्तरी चीन तक फैला हुआ था चीन राजवंश, और सुंग राजवंश जो था ये दक्षिणी चीन में फैला हुआ था। तो इन तीनों को परास्त करना तेमुजिन ने स्टार्ट किया। तो 1209 में सीसिया लोग परास्त हो गए। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग नगर को लूटा। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली। पेकिंग नगर में जो चीन वंश था उसके विरुद्ध काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ इसने लड़ी, पर चंगेज़ खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले में अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। यानी जितने भी उसके अपने अधीनस्थ हैं उनको भी उसने काफ़ी मजबूत बना दिया और उनकी देखरेख में वो सारे अभियान छोड़कर ये तो खुद 1216 में लौट गया था, बाकी अभियान इसके चल रहे थे। 1218 में करा खिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्यों तक विस्तृत हो गया और ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज़ खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। जब ख्वारिज्म के शासक ने मंगोल दूतों का वध किया तब चंगेज़ खान ने वहाँ पे खूब उत्पात मचाया। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगर जो ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया और निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज़ खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। तो अपने प्रतिशोध यानी कि एक राजकुमार की हत्या के लिए उसको उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। ऐसा नरसंहार मंगोलों ने किया। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अज़रबैजान तक चली गई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया और नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असहनीय गर्मी और प्राकृतिक आवास की कठिनाइयां तथा उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। यानी वो उसका पीछा करते हुए असम मार्ग से फिर से मंगोलिया जाना चाहता था, लेकिन विकट परिस्थितियों ने उसे फिर से लौटा दिया। यहाँ पे सम्मुख पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकारों द्वारा बर्बरों का कल्पित चित्र बनाए गए वो हम देखेंगे जो पीछे दिया गया है। इससे पहले हम देखेंगे मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। किस तरह से ये विवरण बताते हैं कि चंगेज़ खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत हैं कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। 1220 में निशापुर पर आधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 में हेरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय उसने 8 लाख लोगों का वध किया। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बेहाक में 70,000 और कोहिस्तान प्रांत के तून नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो मध्यकालीन इतिहास इतिवृत्तकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इलखानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने बताया कि मर्व में 13 लाख लोगों का वध किया गया और उसने इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे। तो इस तरह से भारी नरसंहार चंगेज़ खान द्वारा किया गया। फिर देखिए, अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में जाकर के चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभियान उसके बाद भी जारी रहते हैं। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। तो मंगोलों और तुर्कों की घुड़सवारी कौशल ने उनकी सेना को गति प्रदान की और घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में
जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। तो उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया और स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई थी, जिससे उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की और उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यानी जब घोर शीत ऋतु होती थी तब वो युद्ध अभियान प्रारंभ करता था, ताकि जो शत्रु है वो सामना अब इतनी मजबूती से न कर पाए, और जो बर्फ़ से जमी हुई नदियां हैं उनका वो प्रयोग राजमार्गों की तरह करता था, ताकि उससे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। और ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो इसकी विजयों के कारण है। और उसने इंजीनियरों ने, उसके जो इंजीनियर है उसने क्या किया कि उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियान में इस्तेमाल करने के लिए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया। ये जो तीसरी चीज़ है चल उपस्कर, ये जो चीज़ें हैं यही इसके विजय का जो है कारण बनती है कहीं ना कहीं। जिस तरह से बाबर की विजय होती है तुलुगमा पत्ती, उसी तरह कुछ ऐसा स्पेशल होता है जिसकी वजह से ये प्रभावी हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि चंगेज़ खान की विजय के कारण क्या थे। तो घेराबंदी यंत्र, नेफ्ता बमबारी और हल्के चल उपस्कर जो उसके इंजीनियर ने बनाए थे, ये उसकी विजय के प्रमुख जो सहायक सिद्ध होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे काल रेखा दी गई है पूरी चंगेज़ खान की, तो इसको देखते हैं हम। लगभग 1167 में तैमुजीन का जन्म होता है। 60 से 70 का दशक इसके दास्ता और संघर्ष का होता है, और 80 और 90 के दशक में ये संधि और संबंध बनाता है, आसपास अपने मित्र जोड़ता है। 1203 से लेकर 27 तक विस्तार और विजय केवल ये करता है। 1206 में इसको जो है सभा की मान्यता और सार्वभौमिक शासक घोषित कर दिया जाता है, और 27 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 27 से 41 तक चंगेज़ खान का जो पुत्र ओगोदेई है उसका शासनकाल रहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 27 से लेकर 60 तक 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 3 महान खान के बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं, कौन है वो, और ये जो है मंगोल शासन को, साम्राज्य को काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं। फिर 1236 से लेकर 42 तक बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण होते हैं, और बाटू चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था, यानी चंगेज़ खान का पोता था ये। चंगेज़ खान का सबसे बड़ा बेटा है जोची, उसका पुत्र था बाटू। अब 46 से 49 ओगदे के पुत्र ग्यूक का काल आता है यहाँ पे, और 1251 से 60 मोंके जो कि चंगेज़ खान का पोता और तुलू के पुत्र का काल आता है। फिर 1253 से 55 मोंके के अधीन ईरान और चीन में फिर से आक्रमण होते हैं। 1257 से 67 तक बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल रहता है, और सुनहरा गिरोह का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना, और 1350 के दशक में इनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण होता है, और इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो ये चंगेज़ खान और मंगोलों के वंश का 100 वर्ष का इतिहास, इसकी काल रेखा हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे देखिए ये जो बर्बरों का चित्र बनाया गया है, ये बनाया गया है यूरोपीय कलाकारों द्वारा। बहुत ही भयानक ये चित्र दिखता है कि ये लोग किस तरह मनुष्यों को पकड़ पकड़ के मार मार के खाते थे। यहाँ पे देखिए आगे और भी काल रेखा दी गई है हमें। 1258 पर बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत हो जाता है, और मोंके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना होती है, और जोचिद और इल खान के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पे 1260 में पैकिंग में महान खान के रूप में कुबलाई खान का राज्यारोहण होता है। कुबलाई खान काफ़ी फेमस इनका शासक रहता है चंगेज़ खान के बाद। चंगेज़ खान के उत्तराधिकारियों में फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र
भागों में अनेक वंशों में विभक्त तोलुई, चंगताई, जोची और अगुदेई वंश जो पराजित हो गया और तोलुई वंश में मिल गया। तो इस तरह से काफ़ी शाखाएं यहाँ पे इसकी निकल के आती है। तोलुई जो है चीन का युआन वंश और ईरान का इल्खानी राज्य। चगताई वंश उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में, और रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश था। उन्हें पर्यवेक्षक या गोल्डन हार्ड के नाम से जाना जाता था, जो जोचिद का वंश था। फिर 1295 से लेकर 1304 में ईरान में इल्खानी शासक गजन खान का शासनकाल आता है। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल्खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगता है। 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत हो जाता है। 1370 से लेकर 1405 तक तैमूर का शासन, और उसके बाद तैमूर इम्पोर्टेंट शासक होता है जो बरलास तुर्क होते हुए अपने चंगताई वंश के आधार पर अपने आप को चंगेज़ खान का वंशज बताया, और उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज्य, चंगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों चीन को छोड़कर उसको सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया, और उसने अपने को कुरेगेन यानी शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज़ खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया, और इस तरह से उसने चंगेज़ खान का वंशज अपने आप को बताया। फिर देखिए 1495 से लेकर 1530 तक ज़हीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज़ का वंशज बताता अपने आप को, उसने फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। फिर उसे वहाँ से खदेड़ा गया। फिर उसने काबुल पे कब्जा किया, और फिर 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव ये 1526 में रखता है। फिर देखिए 1500 के अंदर जोची का कनिष्ठ पुत्र यानी छोटा पुत्र सिबान का वंशज शैबानी खान पर तुरान का आधिपत्य हो जाता है, और तुरान में शैबानी सत्ता, जो शैबानियों को उज़्बेक भी कहा जाता है, उनके नाम से वर्तमान उज़्बेकिस्तान नाम पड़ा, उसको सुदृढ़ करता है, और इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया जाता है। 1759 में चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली, और 1921 में जाके मंगोलिया गणराज्य बन जाता है। तो मंगोलिया का आज तक का इतिहास हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह वो चंगेज़ खान की स्थापना करने से लेके वो आज का गणराज्य बनता है। फिर चंगेज़ खान के बाद उस शासन में क्या क्या होता है ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।